अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। कश्मीर इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे के ऊपर वार जारी हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने तो यहां तक कह दिया है कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अब तक अरबों रुपए की करप्शन कर चुकी है, जबकि सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। यानी एक दूसरे के ऊपर इंतखाबी मुहिम के दौरान बयानबाजी तो की जा रही है, लेकिन साथ साथ ताने भी दिए जा रहे हैं। और ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो है वो गैप आ चुका है। मियाँ साहब ने कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का भी इजहार किया है, और बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त जो मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी जो है वो वफाकी वज़रा के बयानात को करार दे रहे हैं। क्या है इस वक्त एक्चुअल सूरत हाल, और क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सिर्फ ये वक्ती बयानबाजी है, सिर्फ इलेक्शन को लेकर बयानबाजी है, या वाकई ही वफाक के अंदर जो है वो कोई तब्दीली रोनमा हो सकती है? क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त दोनों बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं और दोनों के इत्तेहाद की वजह से ही ये हुकूमत कायम है। तो जब दोनों के इत्तेहाद की वजह से ये हुकूमत कायम है, तो फिर इस तरह राना साहब की तरफ से कहा जाना कि ये करप्शन करते हैं और फिर शर्जील मेमन की तरफ से कहना फॉर्म 47 की ये हुकूमत है, तो बहुत ज़्यादा सवालात जन्म लेते हैं। इन्हीं मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ सिंध में जो है वो जब से नए गवर्नर आए हैं निहाल हाशमी, तो उनको लेकर जो है हमें ये कहा जा रहा है एमकेएम की तरफ से कि गवर्नरशिप जो है वो एमकेएम के पास होनी चाहिए। और कुछ रोज़ कबल जो कि नून लीग के सिंध के सदर हैं बशीर मेमन साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फ़ारूक सत्तार के साथ, और उन्होंने बताया कि गवर्नर चाहे आपका हो या हमारा हो, यानी नून लीग का हो या एमकेएम का हो, तो एक ही बात है। तो क्या सिंध के गवर्नर की तब्दीली के हवाले से भी एमकेएम की गवर्नरशिप मिलेगी या नहीं? इन्हीं मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सदर मुस्लिम लीग नून सिंध, साबिक DGFI जनाब बशीर मेमन साहब। बशीर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इस वक्त इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जो बयानबाजी की जा रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक दूसरे के ऊपर, और आपकी जमात की तरफ से, और राना साहब ने तो बड़ा सख्त बयान दे दिया PP के मुतालिक। तो पहले तो हम देखते थे इलेक्शन में होता है, ज़ाहिर है सियासी जमातें होती हैं, अपना अपना नैरेटिव, अपना अपना एजेंडा होता है, अपनी अपनी कैंपेन। लेकिन इस वक्त अगर बयानात को देखा जाता है तो फिर लग रहा है, महसूस हो रहा है कि कहीं PP और नून के दरमियान कोई गैप है, और कहीं वफाक में जो है हुकूमत बदल सकती है या नहीं बदल सकती। तो क्या है सूरत हाल? सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आपके चैनल की मेहरबानी, आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि ये इलेक्शंस जो है वो कश्मीर में हो रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ को आप ले लें, मुझे नहीं पता कि मैं कौन से सवाल का जवाब पहले दूं आपको। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है कि जी राणा साहब के बयान पे मैंने कमेंट करना है, तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत करप्शन से पैसे कमा रही है, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, किस हद तक कहा है, मैंने सुना नहीं उनका बयान। अच्छा, उस पर तो बड़ा रद्द-ए-अमल आया है पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैंने वो बयान नहीं सुना। तो अगर ये बात है तो मेरे ख्याल में मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अरबों रुपए की करप्शन की है। तो आप ये बता देंगे क्या करप्शन होती है? सिंध से आपका ताल्लुक सिंध से है, क्या होती है, नहीं होती? हुकूमत से सिंध हुकूमत करप्शन करती है, नहीं करती? चले, मैं तो एक आम आदमी हूँ, आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। जो जवाब आपका है मैं उसको ऑन कर लेता हूँ। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है ना जी। और करप्शन नो डाउट, मुबैना तौर पे करप्शन तो फिर सिंध में नहीं, पंजाब में भी होती है बशीर साहब। मैं ये कह रहा हूँ, मैं देखिए सिंध स्पेसिफिक क्वेश्चन, अच्छा पंजाब में स्पेसिफिक मुझे बता दे कोई इल्ज़ाम, एक इल्ज़ाम एक किस करनी, एक इल्ज़ाम एक किस करनी। एक ढकना खुला था जिसमें कोई बच्चा गिर गया, क्या हुआ पंजाब में, क्या हुआ और यहाँ पर क्या हुआ? लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है ना। फिर लॉ एंड ऑर्डर, फिर स्कूल्स के नए इनिशिएटिव्स, कॉलेजेस के न्यू इनिशिएटिव्स, हेल्थ के इनिशिएटिव्स, मतलब एक हो तो बताओ। लेकिन सिंध हुकूमत का दावा है कि जो सेहत का निज़ाम है वो सिंध में बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। मैं कहता हूँ मरियम नवाज साहिबा के जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, मैं कब कह रहा हूँ कि कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। अब आम आदमी से जाके पूछ लें, आम आदमी से पूछ लें, सड़क पे निकल जाए, वो आपको यहाँ का भी बताएगा, लाहौर का भी बताएगा, सियालकोट, फैसलाबाद, सहीवाल, उकाड़ा,
आप नवाब शाह, सांगड़, नौशेरा फरोज़, लाड़काना, खैरपुर, उनको कंपेयर कर लें, ख़त्म। अभी जो जो बात हो रही है कश्मीर इलेक्शंस की, कश्मीर इलेक्शंस में जो भी जाता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे पार्टिसिपेट करी, वो अपना एजेंडा तो और अपनी कारकर्दगी बताने के लिए मरीम बीबी ने वहाँ पे जो बताया, ज़ाहिर है हमारा ये तो हक है ना, हम लोगों को बताएं कि हमने पंजाब में प्रोविंशियल हुकूमत थी, 2 साल में क्या किया, क्या डिलीवर हुआ है वहाँ पे। मरीम नवाज साहबा इतनी मेहनत कर रही है, इतनी ईमानदारी है, मेरिट 100% मेरिट। एक आपने सुना कि मेरिट के बगैर कोई पोस्टिंग हुई हो, कोई ट्रांसफ़र हुई हो, मेरिट के बगैर कोई भर्ती हुई हो, फिर उसके बाद कोई प्रमोशन हुआ हो गलत तौर पे। तो कहने का मकसद यह है कि वो हम तो कारकर्दगी बताते हैं, अब किसी को बुरी लगती हो तो इसमें ऐसा क्या है। मतलब मैं यही बात करूँगा केपी के हुकूमत की, पीटीआई की हुकूमत की, कि बन्नू हम कंपेयर कर लेते हैं, बन्नू, उकाड़ा और खैरपुर को, तीनों को कंपेयर करेंगे तो क्या क्या कहेंगे आप। पेशावर, कराची और लाहौर को तो छोड़ देना, हम इन 3-4 शहरों को, छोटे शहरों को कर लेते हैं जो छोटे डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं। DI खान, सक्खर और फैसलाबाद को कंपेयर कर लेते हैं। चले फैसलाबाद को छोड़े, सरगोदा को कर लेते, गुजरावालों को कर लेते। जो मरीम बीबी का जो इनिशिएटिव है बसेस का, मतलब आप एक इनिशिएटिव, अब हम बात तो करेंगे ना कि जी 2 साल में हमने ये किया है, लोगों की खिदमत की है। और उससे पहले कि हम बात तो बताएंगे ना कि नवाज शरीफ साहब, जिस तरह मरीम बीबी ने ये कहा कि जो हम पर क्रिटिसिज्म करते हैं वो उन्हीं सड़कों से चल कर आते हैं जो नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, इसमें कोई शक नहीं। आप मीरपुर जाते हैं, आप मीरपुर जाते हैं, अब इस्लामाबाद से लाहौर तो मोटरवे तो यूज़ करते हैं ना। अच्छा, अंदर की रोडें भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई, अब चले जाए वहाँ पे। मैं तो चूँकि 1.5 साल वहाँ पे IG रहा हूँ कश्मीर में, तो मुझे पता है मियाँ साहब ने क्या कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट की है अपने दौर हुकूमत में। जब भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, एक तो बजट दुगना हुआ था उस वक्त जब मैं वहाँ पे IG था। 2016 में जब गवर्नमेंट बनी थी, जब इलेक्शंस हुए थे, तो मैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर था 2016 के इलेक्शंस में। उस वक्त उनकी हुकूमत में क्या कुछ हुआ, बजट कितना पहले से मिलता था और उसके बाद कितना बजट इंक्रीज़ हुआ, ये तो बताएंगे ना। और ये भी बताएंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई। तो इस बताने में अगर कोई मुज़ाहिका है तो मुझे बता दे, कोई जुर्म है तो बता दे, मैं तो अपनी कारकर्दगी बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो आम शहरी जो है उसके जहन में सवाल बेसिकली ये पैदा हो रहा है, ठीक है परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट के कंपैरिजन में किसी की अच्छी होगी, किसी की कम होगी, लेकिन चूँकि नून लीग आपकी जमात जिसके आप सिंध के सदर हैं और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तेहादी जमातें हैं, यानी सिंध के अंदर आपकी जमात नून लीग का गवर्नर है, पंजाब के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, दोनों इत्तेहादी जमातें हैं। बेसिकली तो दोनों बज़ाहिर एक सिक्के के दोनों ही रुख हैं, लेकिन जो बातें की जा रही है तो उससे लग रहा है कि कहीं काफ़ी ज़्यादा गैप है। जो मेरा पहले इंट्रो में मैंने पूछा, तो क्या कोई गैप है कि वो फाक में कोई मसला हो सकता है? उससे पहले गिलगित के इलेक्शन हुए, उसमें भी मतलब दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, उसके बाद फिर हुकूमत बन गई पीपल्स पार्टी की। कोई ऐसा मसला नहीं। हम अपने एजेंडा तो बताएंगे ना, हम अपनी कारकर्दगी तो बताएंगे ना। जो मरीम नवाज साहबा ने जो काम किए हैं, 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं, 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं, मैं गिन नहीं सकता। और 2 साल में जो डिलीवरेंस है गवर्नमेंट पंजाब की, मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की, मेरी चीफ ऑर्गेनाइज़र साहिबा की, तो मैं उस पर क्यों ना मतलब लोगों को बताऊं, क्यों ना कश्मीर के लोगों को जी हमें वोट दो, तो भी इसी तरह की डिलीवरेंस मिलेगी। आप मियाँ साहब के भी काफ़ी करीब रहे, तो मियाँ साहब ने कश्मीर में जलसा आम से खिताब करते हुए ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं वज़ीर आज़म जो है वो बनना चाहूँगा, मुझे शहबाज शरीफ साहब जो है वो बनाएं अगर हमारी पार्टी जीतती है। तो क्या मियाँ साहब को ज़रूरत है किसी से, ये शहबाज शरीफ साहब कहेंगे? नहीं, उन्होंने ये ऐसे लाइटर टोन में कहा है।
अदरवाइज़ आप समझते 3 मरतबा का वज़ीर आज़म, जिसने 3 मरतबा का वज़ीर आज़म तो खुद रहे, 2 वज़ीर आज़म वो थे जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया था, शाहिद खाकन अब्बासी साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब। 5 मरतबा का वज़ीर आज़म, उसको ये नहीं पता कि वहाँ पे वो MLA नहीं बन सकते। जब MLA नहीं बन सकते तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ से बनेंगे? उन्होंने तो ये लाइटर उसमें कहा कि उसको इतना ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उनका मकसद ये है कि मेरा अक्स होगा, मरीम नवाज साहबा जिस तरह हैं वहाँ पे, इसी तरह की कोई शख्सियत होगी जो मेहनती भी होगी, ईमानदार भी होगी और काम भी करेगी और डिलीवर भी करेगी। अच्छा, पंजाब हुकूमत ने कुछ बसेस जो हैं वो कश्मीर में भेजी हैं, जिसके ऊपर नैयर बुहारी साहब ने कहा है कि ये ज़ाब्ता हिला की खिलाफ वर्जी और ये सियासी रिश्वत है। तो आप क्या समझते हैं कि ये बसेस देनी चाहिए थी पंजाब गवर्नमेंट को वहाँ पर इस वक्त जबकि इलेक्शन होने जा रहे हैं? आम आदमी को कोई फ़ायदा पहुँचाते हैं उसको हम सियासी रिश्वत कहते हैं? खुदा का वास्ता है, आम आदमी का फ़ायदा होगा, बस में कौन बैठता है? नहीं, इस वक्त जब इलेक्शन के वक्त। मेरी बात सुनिए, इलेक्शन हो या ना हो, अगर किसी आम आदमी का भला हो रहा है, गरीब आदमी को भला मिल रहा है, उसमें क्या एतराज़ है? अब आप कहेंगे कि जितना भी पंजाब में काम हो रहा है वो अपने इलेक्शन में पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं, वो भाई इसीलिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आए हैं कश्मीर, और कश्मीर में आने के बाद उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए मैं ये कर सकती हूँ, तो उन्होंने किया है, उस पर क्या एतराज़ है? हमें तो खुश होना चाहिए कि कश्मीर के गुरबा को इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं, इलेक्ट्रिक बसें मिली, हमें तो खुश होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि इस पर नाराज़ होने वाली कौन सी बात है। साबिक DGFI बशीर मेमन साहब के साथ हमारा प्रोग्राम जारी है। अभी एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। बशीर साहब, जब से नए गवर्नर आए हैं निहाल हाशमी आपकी पार्टी के, और जब से कामरान टेसोरी गए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि MQM की तरफ से मुतअद्दिद बार ये शिकवा भी किया जा रहा है, ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि गवर्नर जो है वो MQM का होना चाहिए। और आपने जो है वो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फ़ारूक सत्तार साहब के साथ कहा कि गवर्नर आपका हो या हमारा एक ही बात है। तो क्या MQM वाकई चाहती है कि उनका दोबारा से गवर्नर आए, और गवर्नर आए तो कौन आए? उन्होंने ये बात कही थी जब हमारी डिस्कशन हो रही थी इलेक्शन के इत्तेहाद के सिलसिले में, और उन्होंने बहुत मेहरबानी की MQM ने, तो उन्होंने हमारी सपोर्ट का ऐलान किया। ना सिर्फ सिंध वाली सीट पे, पहले फट्टी जो वैली की सीट है, उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी हमारे 7 कैंडिडेट्स खड़े हुए, वो भी विड्रॉ करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के हक़ में। अब मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको, लेकिन उन्होंने ये बात उन्होंने अंदर भी मेरे साथ की थी। मैंने उनको वहाँ पर भी ये जवाब दिया था कि हम इत्तेहादी हैं, हम इत्तेहादी हैं, आपका गवर्नर हो तो वो मेरा है, मेरा गवर्नर है तो वो भी आपका है, मतलब क्यों नहीं ओन करते? अच्छा, दूसरा उनमें एतराज़ क्या है? पढ़ा लिखा इंसान है, मिडिल क्लास का आदमी है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है। एतराज़ वाली बात तो उनको, इस तरह की कोई एतराज़ वाली बात नहीं है मौजूदा गवर्नर के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ उसका उनका एतराज़ था वो, जो मैंने उनको उस वक्त भी कहा, अंदर भी यही कहा था और बाहर भी मैंने यही, प्रेस में भी यही कहा और मीडिया पे भी मैंने यही कहा कि भाई हमारा गवर्नर हो या इनका गवर्नर हो, मुझे इनका गवर्नर कबूल है तो इनको भी हमारा गवर्नर कबूल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। यानी वो गवर्नर नया नहीं चाहती MQM? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कोई मसला ही नहीं है, ये तो इंशाल्लाह बैठ के बात भी कर सकते हैं, ये कोई ऐसा इशू नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं। अच्छा, जब निहाल हाशमी साहब को गवर्नर बनाया गया तो उससे पहले जब गवर्नर टेसोरी साहब को तब्दील किया जा रहा था तो उस वक्त यही एक जो है खबर गर्दिश कर रही थी कि बशीर मेमन साहब जो हैं वो होंगे गवर्नर। तो क्या आप क्यों नहीं बने और निहाल हाशमी साहब क्यों बन गए, इसकी क्या वजूहात है? जिसके किस्मत होता है, जिसके नसीब में होता है, जिसको अल्लाह ने बनाना होता है, वो मेरा मालिक ही बनाता है, अल्लाह ही फैसले करता है। अब मैं समझता हूँ कि मेरी क़यादत का जो फ़ैसला था, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मिडिल क्लास का आदमी है, मेरे पार्टी का पुराना कारकुन है, जेल भी उसने खाई है,
और बिल्कुल स्टेडफास्ट कारकुन है। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, पढ़ा लिखा आदमी है, प्रेजेंटेबल है। हाँ, उसका गरीब होना अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो मैं तो उसके साथ खड़ा हूँ। वो उसका गरीब सिर्फ यही है कि वो जागीरदार नहीं है, वो सरमाएदार नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, गरीब सा आदमी है, मलीर में रहता है, पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ी लिखी फैमिली है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपना खाते अपने कमाते। बेटी भी उसके वकील है, बेगम साहब भी उनके डॉक्टर है। तो सारी की सारी फैमिली खुद कमाती है, खुद खाती है, ना तो जागीरदार है, ना तो बहुत बड़े सरमाएदार है, ना तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। शायद ये बात लोगों के लिए अजीब हो, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छी है। वैसे सियासी कारकुन अगर आप कंपैरिजन में देखते हैं तो पहले वाले गवर्नर टेसोरी और इनकी गवर्नर निहाल हाशमी में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? वो भी मेरे गवर्नर थे, ये भी मेरे गवर्नर। तो उनको तब्दील क्यों किया गया था? मैं ये कह रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता, ये तो चूँकि मुझे नहीं पता है, लेकिन वो भी मेरे गवर्नर थे, ये भी मेरे गवर्नर है। लेकिन ये मतलब जो है वो जाहिर है हमारी पार्टी के शुरू से पता नहीं कोई कितने साल हो गए, वहाँ से वो बेचारा मेहनती आदमी है, पार्टी के लिए उसने जेल भी काटी है और पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा है। कश्मीर में आप मेमन साहब आईजी रहे, इस वक्त कश्मीर में बहुत सूरत-ए-हाल कशीदा है और बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये तक कह दिया कि हमारे कैंडिडेट्स को जो है वो मुहिम के लिए भी जो है वो बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, वो अपने हलकों तक में नहीं जा पा रहे। आप क्या समझ रहे हैं? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जी सूरत-ए-हाल जिस वक्त कश्मीर के इसके ज़िम्मेदार वफाकी वज़रा के बयानात हैं, जो गालबन हाजा आसफ साहब ने बयान दिया था रावला कोर्ट से मुतल्लिक, उनका उस तरफ इशारा था। तो उसी तरफ हुकूमत की तरफ से, हुकूमती वज़रा की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जी वहाँ पर हुकूमत जो है वो तो पीपल्स पार्टी की है, तो वो भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। तो ये जो सूरत-ए-हाल है इसका ज़िम्मेदार आप किसे समझते हैं? क्योंकि आप आईजी भी रहे वहाँ पर। देखिए इस वक्त वज़ीर आज़म किसका है? कल अदम करार किसने दिया जॉइंट एक्शन कमेटी को? कौन उनसे बात नहीं कर रहा? एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर में है आज भी? वो प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी के हैं फैसल राठौर साहब, और एक वज़ीर आज़म के बेटे हैं, इनके वालिद साहब भी प्राइम मिनिस्टर रहे, मुमताज़ राठौर साहब, फैसल मुमताज़ राठौर साहब वज़ीर आज़म इनके वालिद साहब भी रहे। आप कह रहे हैं कि वो एक बंदा बयानात से जो है वो ज़िम्मेदार हो गया, मतलब जो उसने किया वो नहीं है, बस ख़त्म, हर चीज़ दूसरों ने कर दी, बारह ने कर दी। मतलब ये तो मतलब मुझे समझ नहीं आई। तो जो सूरत-ए-हाल है इस वक्त एज ए एक्स जो है वो आईजी, मैं जानना चाहूँगा कि आप किसको देखते हैं कि या इससे बेहतर भी कोई तरीक़ेकार था कि उससे निपटा जाता जो कश्मीर में सूरत-ए-हाल हो गई? यानी इस इंतखाबात में और पहली दफ़ा हो रहा है कि मरहलावार इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे लिए ये मैं आपको एक अर्ज़ करूँ कि मेरे लिए बड़ी तकलीफ़दा बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास नाकाबिल तरदीद सबूत है कि इनको ये स्पॉन्सर्ड है चंद लोग, बाकी ज़ाहिर है दूसरे लोग उनको मिसगाइडेड है, लेकिन चंद लोग ज़रूर स्पॉन्सर्ड है। और कहाँ से होंगे ये मैं और आप, हमें और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे और आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। वो मतलब ज़ाहिर है वहाँ पर जो है वो बैरूनी मुदाखलत तो है और भारत की जो है प्रॉक्सीज़ के ज़रिए भारत, देखे ना जो मैं चूँकि रहा हूँ, मुझे कश्मीरी आम आदमी के मिजाज का भी थोड़ा सा अंदाज़ा है। मैं 1.5 साल वहाँ पे रहा हूँ और कश्मीर की सियासत का तो खैर अब जा कर के पता लगा कि सियासत क्या होती है। मुझे उधर की पुलिसिंग का, क्राइम का और लोगों की साइकी का, देखें मैं जब वहाँ पे था तो मैंने रिकॉर्ड निकाला था कि पिछले 20 साल से 2016 की बात कर रहा हूँ, 20 साल तक कोई रोड रॉबरी नहीं हुई थी। मेरे 1.5 साल के टेन्योर में पूरे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एक ही रॉबरी हुई थी, वो भी रिकवर हो गई थी। वहाँ पर क्राइम नाम की चीज़ नहीं है। लोग तो बहुत पीसफुल, इंतहाई शाइस्ता, इंतहाई मेहमान नवाज, इंतहाई बेहतरीन किस्म के। उन्होंने आकर के जो
जो उधर हल्ला बोला उधर रावला कोर्ट पे CMS पे, और फिर उन्होंने जो एक वहाँ पे तूफ़ान बदतमीज़ी और उधर जो दहशतगर्दी की, मतलब मुझे बहुत हैरत हुई। इट वॉज शॉक ऑफ माई लाइफ कि ये लोग ये भी कर सकते हैं। लेकिन फिर यही हुआ कि जब थोड़ा सा बातें आगे चली तो बिल्कुल उनके पास तो अभी जो चल रही है फुटेजेस, उनके पास हथियार भी है, जो वेपन्स LMGs भी हैं, SMGs भी हैं और दस्ती बम भी है। मुझे हैरत होती है कश्मीर में, जिसमें मैं IG के तौर पे, आप पूछ ले किसी से भी, मैं बगैर गनमैन के सफ़र किया करता था, कभी भी मैंने एस्कॉर्ट नहीं रखी, मुझे ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। साबक DGFIA साबक IG बशीर मेमन साहब के साथ हमारा प्रोग्राम जारी है। ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। बशीर साहब, आप IG रहे, आप DGFIA रहे। इस वक्त पंजाब हुकूमत ने एक डिपार्टमेंट बनाया था कुछ अर्सा कबल CCD के नाम से, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसके सरबराह हैं सुहेल ज़फ़र चट्ठा। CCD को बनाया तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गया था, लेकिन अब तक मुबैना तौर पर HRCP की रिपोर्ट भी है कि तकरीबन 1000 से ज़ायद अफराद को मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबलों में, जिसमें आम शहरी भी थे, उन्हें मारा जा चुका है। इस पर क्रेडिट भी गवर्नमेंट लेती है कि उन्होंने जो है वो क्राइम को कम किया है। एज ए पुलिस ऑफिसर आप क्या समझते हैं कि जो CCD के यानी क्राइम को कंट्रोल करने का क्या ये तरीका होना चाहिए कि हम जो है वो बस निकलें और ख़ुद ही क्राइम का जवाब क्राइम के ज़रिए से दें, या फिर हमने अपना जुडिशल सिस्टम मजबूत करना है? तो आप चूँकि कश्मीर में भी रहे, DGFIA भी रहे, ग्राउंड रियलिटी को भी आप जानते होंगे, तो क्या यही पैटर्न था, दुरुस्त है? नहीं, किसने कहा जाली इनकाउंटर हो रहे हैं? HRCP की रिपोर्ट्स हैं। देखिए, ये तो खबर है ना सोशल मीडिया की। नहीं सर, एक तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं, नेफे में पिस्तौल चल जाना, एक ही स्क्रिप्ट है मुख्तलिफ केसेस में। हम क्यों पुलिस को इतना बुरा समझते हैं, क्यों झूठ बोल रही है? हम ये क्यों नहीं देखते कि उनके इसका फ़ायदा मुआशरे को है या नहीं है? CCD आप तरीके का होगा, नेफे में ही रखता होगा पिस्तौल, तभी वो चल जाता होगा। नहीं, वो एक ऑस्ट्रेलियन फैमिली की बच्ची थी चकवाल में, वो भी आपने देखा होगा, तो उस पर CCD एहलकारों ने डायरेक्टली फायरिंग की। मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि गलती एक आध हो सकती है, मैं कब कह रहा हूँ, गलती से मुबर्रा कोई भी नहीं है। मैंने इसी डिपार्टमेंट में नौकरी की है, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन बात यह कि आप ये समझते हैं कि उन्होंने CCD वालों ने कोई इतनी ज़्यादा कोई हल्ला बल्ला मचा दिया, 1000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, जो कि सारे के सारे बेगुनाह थे, सारे के सारे बेगुनाह थे, तबलीगी जमात में शिरकत करते थे, और उनको उन्होंने मार दिया। कमाल है, फिर हम उनको शुहदा कह दें। नहीं, सारे नहीं, लेकिन मुबैना तौर पे कुछ भी हों, एक भी हो तो एक बेगुनाह की जान गई। एक भी बेगुनाह नहीं मारा जाना चाहिए। और मैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग अपनी पूरे उसमें एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कभी भी नहीं की। अब पूछ रहे, ये मेरा, दिस इज माय रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक। अच्छा बशीर साहब, आप जैसे बता रहे थे सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत के कंपैरिजन में, नो डाउट सिंध में जब आप जाते हैं तो आपको पंजाब में जाते हैं तो आपको तरक्याती काम नज़र आते हैं। आप सिंध मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, लेकिन एक तासुर है कि नून लीग और PP के दरमियान एक अनऑफिशियल सा जो है वो एग्रीमेंट है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी सिंध के अंदर और पीपल्स पार्टी कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी पंजाब के अंदर। तो अगर इतनी अच्छी हुकूमत है, पंजाब गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, तो वो सिंध में भी होना चाहिए, इंशाल्लाह होगा। तो क्यों इतना एक्टिवनेस हमें क्यों नहीं नजर आता? कैसे, क्या कौन कहता है हम बिल्कुल एक्टिव है? कैसे नहीं है? आप देख ले, हम कैसे एक्टिव नहीं है। मैंने इलेक्शन लड़ा पहली मरतबा अपनी ज़िंदगी में, यही शेर के निशान पे मेरे 80,000 कुछ 100 वोट इलेक्शन कमीशन ने बताया था, रिजल्ट दिया था। तो यही लोगों ने मुझे वोट दिया, और मेरे छोटे भाई ने प्रोविंशियल असेंबली का कोई 38-40 हज़ार वोट लिए। तो ऐसी बात नहीं है, ये बात नहीं है। कटियारों से वोट मिले, और हमारा उमरकोट में हमारे कैंडिडेट ने 60,000 वोट लिए, उसने भी 60,000 वोट लिए। तो ये बात नहीं है, हम काम करें और इंशाल्लाह अभी ज़्यादा एक्टिव होंगे
ज़्यादा एक्टिव होंगे और इंशाल्लाह आप देखिएगा अगली मरतबा रिजल्ट क्या होता है। नो डाउट बशीर साहब, जब हम आज लाहौर को देखते हैं और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने भी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दी कि लाहौर जो है वो कराची से 50 साल आगे है। पहले हम कभी कराची को देखते थे तो कराची लगता था कि जैसे आज दुबई तो कुछ भी नहीं कराची के आगे, लेकिन गुज़िश्ता 20 सालों से तो हम यही देख रहे हैं कि कराची में शायद ही कोई ऐसा इलाका हो कि जहाँ पर सही तरीके से पानी आता हो, बुनियादी सहूलियात भी हों। तो आप क्या समझते हैं कि इसी को लेकर, इन इशूज़ को लेकर 28th अमेंडमेंट की भी बातें हो रही हैं। MQM जो है वो अलग सूबे के का भी मुतालबा कर रही है कि कराची को जो है वो अलग यूनिट बनाया जाए। आप क्या समझते हैं कि अलग यूनिट कोई सोल्यूशन है या हमने लोकल बॉडीज़ को बेहतर करना है? बेहतरी कैसे आएगी? अब थोड़ा सा मुझे अब 2 मिनट देंगे इसका जवाब देने के लिए। ना तो पंजाब में कोई यूनिट बना है, ना तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहते हैं कि है, लेकिन तरक्की भी हो रही है, खुशहाली भी आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक हो रहा है। इशू कहाँ पर आ रहा है? सिंध पंजाब में फ़र्क? मैं वहाँ पे मरियम नवाज साहबा है, मतलब मेरी चीफ ऑर्गेनाइजर, मतलब चले CM साहबा मेरी चीफ ऑर्गेनाइजर तो है ना, तो वो कर रही है ना काम। किसको किसी ने क्या रोका है? किसी ने रोका थोड़ी है। नहीं, काम करे, KPK की गवर्नमेंट भी अपना काम करे। यहाँ कौन रोक रहा है? सिंध में सिंध हुकूमत को कौन रोक रहा होगा? ये तो क्योंकि ये सिंध हुकूमत कहती है वफाक हमें बजट नहीं देता, फंड नहीं देता। मैं इस वक्त सियासी कारकुन के तौर पे बात करूँगा जी। मेरा काम इन्वेस्टिगेशन नहीं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, आप देख लें, आप कर लीजिए काम। हमें नज़र आता है, हर एक को नज़र आता है फ़र्क। लाहौर दिखे, लाहौर तो वो मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो बात की है कि 50 साल आगे नज़र आता है। मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा उन्होंने कंजूसी की है। 200 साल आगे सफाई सुथराई, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर लिहाज से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यहाँ पर आप ये देख लें कि 60% कराची टैंकर का पानी पीता है, पैसों से पानी पीता है। अमीर आदमी के लिए तो टैंकर मंगवाना कोई मसला नहीं है, पैसे जेब से भर देता है। लेकिन जो गरीब आदमी है जिसकी दिहाड़ी 700-800 हज़ार रुपया है, उससे पूछे वो पानी पीने का क्या करता है। अब जाए तो ना बल्दिया, मलीर, कोरंगी, मतलब लियारी फॉर दैट मैटर, अब यहाँ तक कि PCHS, मतलब कोई भी एरिया कराची कर ले। डिफेंस कहने को तो बहुत ही महंगा इलाका है, बड़ा पॉश इलाका है, क्लिफ्टन बड़ा पॉश इलाका है, डिफेंस बहुत पॉश इलाका है। जो DSA का काम है, अब चले इसी कराची में डिफेंस को देख लें। इसी कराची में मैं आज न्यू कराची गया था जनाजे में, हमारे कारकुन है उनका, तो उधर देख लें और फिर डिफेंस को देख लें इसी शहर में। ये क्यों ठीक है उसी शहर में? क्यों यूनिट बना हुआ है अलग? DSA वाले काम करा रहे, DSA वाले काम कराते हैं। तो कराची के शहरियों को बुनियादी सहूलतें कैसे मिल सकती हैं? अब सवाल तो यह है कि शहरियों को कुछ मिले। मेरी बात सुने, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। यहाँ पर हर चीज़ जिस तरह पंजाब में डेवलपमेंट होती है, मुस्लिम लीग नवाज की सख्त ज़रूरत है। हमारे यहाँ अभी ये नारा चल गया है, सिंध की मजबूरी है, मरियम नवाज ज़रूरी है। लेकिन क्या वोट बैंक इतना है नून लीग का? मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा है कि अब देखिएगा क्या होता है इंशाल्लाह। आप हाला से बिलोंग करते हैं तो अंदरूनी सिंध में क्या है वोट बैंक नून लीग? मैंने आपको बताया 80,000 वोट। अब सच बोलूँगा तो फिर वो आ जाएगा कि मैं कहता हूँ फॉर्म 47 मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, उसका निकाले आप, उसका कराए फॉरेंसिक। आगे इंतखाबात होते हैं बशीर साहब, तो मेरी यार सुनिए, उसका फॉरेंसिक क्यों नहीं कराते? कह दें। हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, पीपल्स पार्टी को मैं चैलेंज करता हूँ। मेरा जो है NA 216
और मेरे भाई का जो मतलब मटियारी पूरे ज़िले का, मटियारी पूरे ज़िले का उसका फॉरेंसिक करा लें, हम मान लेंगे कि ये सही कह रहे हैं 47 45 का, सिर्फ उसका करवा लें, बाकियों का मैं छोड़ देता हूँ, बाकियों का मैं छोड़ देता हूँ। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, हम तो बात नहीं करते ये। आप यकीन करेंगे मेरे पास सबूत मौजूद है, मेरे पास सबूत मौजूद है, लेकिन मैंने नहीं किया कि ये इलेक्शन के बाद हमारी जॉइंट गवर्नमेंट बन गई, इसलिए मैंने पिटीशन ही नहीं की कोर्ट, मैंने पिटीशन भी नहीं की, एप्लीकेशन ही नहीं दी आरओ को। क्यों नहीं दी आपने? आप देते हैं, आप जीते? नहीं, मेरे इत्तेहादी है, हुकूमत बनना कोई छोटी मोटी चीज़ होती है। अभी तो बिलावल साहब खुलेआम इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जीबी में हमारे साथ ये किया गया। सुनिए, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मैं आपको एक अर्ज़ करूं, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं नहीं गया, इसलिए कि वो इत्तेहादी हुकूमत बन गई। मैंने कहा कि ये एम्बैरेसमेंट होगी, और मेरी सीट इम्पॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा बशीर साहब, जब आप DGFI थे तो उस वक्त PTI की गवर्नमेंट थी और आपका बड़ा फिर कन्फ्लिक्ट हुआ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बानी PTI इमरान खान के साथ। अब वो जेल में हैं और आप क्या देख रहे हैं उनका सियासी मुस्तकबिल? आप सदर हैं नून लीग सिंध के भी, तो उनसे कौन सी ऐसी बड़ी गलती, और आप क्या समझते हैं कि क्या इसी तरह वो जेल में रहेंगे, कहीं बाहर निकलेंगे? कोई यहाँ कोई वाक़या भी यादगार आप शेयर कर सकते हैं? मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि जो उस आदमी के पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं ना, वो उसको मरवा देते हैं। उसकी पर्सनालिटी का सबसे गंदा और सबसे ज़्यादा वाहियात और गंदा पहलू है उसका गुरूर और तकब्बुर, गुरूर और तकब्बुर। बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे साबिक़ IG साबिक़ DGFI बशीर मेमन साहब, और हमने कोशिश की इनसे जानने की कि बिलखुसूस गवर्नर सिंध के हवाले से MQM के जो है वो मुतालबात सामने आते रहते हैं कि वो अपना गवर्नर चाहते हैं, और फिर जैसे बशीर साहब ने कहा कि गवर्नर MQM का हो या हमारा हो, यानी नून लीग का हो, तो एक ही बात है। नेक्स्ट वीक एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बोल्ड वीकेंड स्पेशल विजय मंच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।